Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Tell me the page number. What are we up to? 372. Okay, so we had completed the exercise yesterday, and the next topic is analysis of frequency distribution. इसको सीखना है, ये क्या चीज नहीं है ना। तो ये कोई भी नई चीज नहीं है, ये तो पुरानी ही चीज है। बस थोड़ा सा हल्का सा आगे एक्सटेंशन है, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से द टॉपिक को हम ऐसे समझ सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ two sets of data. Comparison of two sets of data. Comparison of two sets of data. ठीक है, शॉर्ट में समझो चीज क्या है, इजी वे में। हेडिंग नोट डाउन कर ली। देखो बेटा, नोटिस करो, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस है। क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशंस। दैट मीन्स हम एक टेबल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स आई के आगे, तो हम तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस भी बोल रहे हैं। बिकॉज ये कि दो टेबल को कंपेयर करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार नहीं किया, दो बार किया है। एक बार किया एक टेबल में, दूसरी बार किया दूसरी टेबल में। तो दो डिफरेंट टेबल्स हैं, उन दोनों को एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है उन दोनों का। इसका भी करना है, इसका भी करना है, और एक कंक्लूजन पे आना है, और एक कंक्लूजन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल दो बैट्समैन है। अब दोनों बैट्समैन ने स्टार्ट जब अपने चैप्टर किया था, तो इस एग्जांपल से किया था, याद है? इसने इतने रन्स बनाए, इतने इतने रन्स बनाए, पिछली 10 इनिंग्स में इसने इतने रन्स बनाए, पिछले 10 इनिंग। तो फाइनली आप कंक्लूड कैसे करोगे चीज को? भाई आपको किस बैट्समैन को कौन सी सिचुएशन में एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, कुछ कंक्लूजन तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो उसके लिए हमको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करके क्या निकालेंगे हम उसका, ताकि फिर हम उस दो डेटा को आपस में कंपेयर कर सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपने को एक एक्स्ट्रा चीज सीखनी है, जो फॉर्मूला आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लिख भी देते हैं हम। ठीक है, अब यही फॉर्मूला क्यों, अब सुनना ध्यान से। अपन बचपन में आपको याद हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे, सीपीएसपी का क्वेश्चन होता था। तो आपको अगर याद है फॉर्मूला, तो आपको पता है क्या था उसका फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज जब अपन निकालते थे, तो उसका फॉर्मूला था, अगर आप याद कर पा रहे हो तो, हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते थे पहले। अब प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, इंटू 100। तो कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज कैलकुलेशन करना होता है, तो उसको निकाल लो जो भी चीज है, और वो उसका बेस क्या है, वो किस पर निकाला जाता है, उसको डिनोमिनेटर में रखो, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, ऐसे अपन किसी का भी कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, कोएफिशिएंट, सीवी का मतलब क्या है, सुनो तो सही, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अपन वेरिएशन निकाल रहे हैं ना, वेरिएशन ऑब्लिक स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही बात होती है, अपन ने सीखा वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन करीब करीब एक ही बात है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब अपन निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है वो तो रखेंगे ऊपर, और उसका बेस क्या है, किसके बेसिस पे निकला? मीन के बेसिस पे, है ना। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बेस क्या होता था? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन जो भी हम निकालते हैं, उसका बेस क्या होता है? मीन। तो डिनोमिनेटर में वो चीज आती है जिसके बेसिस पे वो निकाला जाता है, और उसका परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि इनटू 100। एंड ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यानी कि मीन शुड नॉट बी इक्वल टू, अगर मीन ही जीरो है तो ना तो फिर वेरिएंस निकलेगा, ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलेगा। तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिल गया। एक्स्ट्रा फॉर्मूला कुछ ऐसी कोई चीज नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। सिंपल सी बात है कि जो भी आप अब तक 15.2 में निकाल रहे थे ना, उसका परसेंटेज कैलकुलेशन है, दैट्स इट। जैसे मैंने कहा, एक तो प्रॉफिट निकाल के छोड़ दो, मैंने कहा प्रॉफिट का परसेंटेज भी बताओ, बस दैट्स इट। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज कैलकुलेशन बता रहे हो, उसका बेसिस जो है वो नीचे रखोगे मीन, और इनटू 100 करते ही वो परसेंटेज कैलकुलेशन अपने को मिल जाता है। और ऐसा वो एक डेटा के लिए नहीं कराएगा। देखो, इस एक्सरसाइज में मेन मोटो ये नहीं है कि ये फॉर्मूला तो पिछले एक्सरसाइज में बता देता, तो कुछ ज्यादा खास कर। मेन मोटो क्या है कि इस बार क्या करेगा, एक नहीं दो डेटा के बारे में हमको एक साथ आगे बढ़ना है, और दो डेटा को कंपेयर करना है, और फिर उसका कुछ कंक्लूजन निकालना है।
ठीक है। हम जो निकाल रहे हैं वेरिएंस, वो क्या बताता है हमको? वेरिएबिलिटी। क्या बताता है? वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब जो चीज बदल रही है। तो जिसका वेरिएंस ज्यादा, वो ज्यादा वेरिएबिलिटी है, वो ज्यादा बदल रही है। तो जो चीज ज्यादा बदल रही है वो कम स्टेबल हुई, जो ज्यादा बदल रही है वो कम स्टेबल हुई। तो सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात यह है कि जिसका वेरिएंस ज्यादा, मोर वेरिएंस, दैट मीन्स उसकी वेरिएबिलिटी भी ज्यादा। यस और नो? और उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी कम, लेस स्टेबिलिटी। समझ आई आई बात? सिमिलरली, अगर लेस वेरिएंस है, जो हमने कैलकुलेट किया है, जो नंबर हमारे हाथ लगा वो कम है, छोटा है, मतलब दो के दोनों के कंपैरिजन में वो छोटा नंबर है, तो यानी कि उसकी वेरिएबिलिटी कम है। बोलो। और अगर उसकी वेरिएबिलिटी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हमको क्वेश्चन को क्लियरली रीड करना है कि वो स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि वेरिएबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। अगर वो वेरिएबिलिटी के बारे में बात कर रहा है तो आपको वेरिएंस से सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेना, ज्यादा वेरिएंस ज्यादा वेरिएबिलिटी, कम वेरिएंस कम वेरिएबिलिटी। लेकिन अगर वो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तो फिर उल्टा करना है। अगर आपकी वेरिएंस ज्यादा है तो वो कम स्टेबल है, जैसे क्वेश्चन आ जाए विच इज मोर स्टेबल, तो फिर आपको निकालना तो वही है वेरिएंस, क्योंकि स्टेबिलिटी का कोई फॉर्मूला तो ना, फॉर्मूला तो हमारा वेरिएबिलिटी का ही है। तो निकालना तो वही है, लेकिन फिर उल्टा वाइस ही, मतलब क्या कहते हैं उसको, इनवर्स देखना है उसका। वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेरिएबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस। ठीक है ना? और ये वेरिएंस जो है वो हम कैसे निकालेंगे? मतलब वेरिएंस नहीं निकालना हमको, एक्चुअली इसमें सीवी निकालना है। क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। मतलब आप ऐसे मान सकते हो, मोर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मोर वेरिएबिलिटी लेस स्टेबिलिटी, एंड लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस वेरिएबिलिटी एंड मोर स्टेबिलिटी। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो अब दो चार लाइन इसके लिख लेते हैं और सीधे चलते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है? सो द टॉपिक नेम हमने क्लियर कर दिया है, एनालिसिस ऑफ। ये हमने लास्ट खत्म किया था हमारे नोट्स में। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है ना? एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑफ मोर ऑफ टू डेटा, या ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा लिख दो, ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा ना। टू सेट्स ऑफ डेटा। और सिंपली अगर बात करूं तो इस टॉपिक को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा। भाई हम ये सारी तामझाम कर क्यों रहे थे? कुछ एक कंक्लूजन पे आने के लिए कर रहे थे ना भाई। भाई हमने अगर दो बैट्समैन के रन्स का वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला, ऐसे तो ना मजे मजे में निकाल लिए, फ्री बैठे थे कि निकाल लिए। कुछ कंक्लूजन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने कि किस बैट्समैन को सेलेक्ट करना चाहिए किस सिचुएशन में, तो उसकी वेरिएबिलिटी देखी जाती, ये उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती, उसकी कंसिस्टेंसी देखी जाती। ठीक है ना? तो कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ डेटा इन दिस एक्सरसाइज। तो हमारा काम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव है इस एक्सरसाइज में। ठीक है? तो हो सकता है हम आपका हमारा हमारी क्लास का टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि फिर क्या है, हम कैलकुलेशन भी करने लग जाते हैं ना, तो क्या होती है, एक तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है ना। कुछ बच्चे हैं जो वीडियो से पढ़ते हैं तो वो नहीं देख पाते, मतलब देख क्या पाते हैं, बोरिंग हो जाता है फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने, और आपका भी थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, हमारी क्लास का टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर महोदय की सहायता लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है ना? बाकी हम ऐसे याद रखें कि भाई एग्जाम में तो हमको खुद को ही करना है। तो अगर मान लो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ तो घर पे आप कैलकुलेटर महोदय का सहारा ना लेना। ओके बच्चे? ठीक है। इस जस्ट कि आपका और हमारा और हमारे व्यूअर्स का थोड़ा टाइम सेव हो जाए, ऐसे मत सोचना कि सर थोड़ा आलसी है। ठीक है ना? अभी तक अपन कैलकुलेशन कर ही रहते हैं, लेकिन अगली एक्सरसाइज का टोटली कैलकुलेटिव है भाई। एक पूरे पांच क्वेश्चन में से कोई एक आध कैलकुलेटिव आ जाता है, उसको निकाल लिया, चार छोटे मोटे कैलकुलेशन, पांचों के पांच, एक पांच क्वेश्चन है, पांचों के पांचों ही बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है ना। तो फिर इसलिए हमने इसका सहारा लेना है। ओके नाउ व्हाट?
तो कुछ लाइंस लिख लेते हैं इसके लिए, इसकी सम्मान में। नाउ दैट नाउ दैट नाउ दैट we know that now that we know find how to find the the mean, variance, and and standard deviation of a set of data of a set of data. We must know we must know how to how to compare we must know how to compare two or more sets of data two or more sets of data based on their variability. Sets of data based on their variability or stability, based on their variability or stability, so as to so as to reach at a conclusion so as to reach at a conclusion of a specific given problem of selection. क्या लिखा अपन ने कि अब जब अपन मीन निकालना सीख गए, अब जब अपन वेरिएंस भी निकालना सीख गए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना सीख गए किसी सेट ऑफ डेटा, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे अपन दो या दो से ज्यादा सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर करें उनकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से, उनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से, ताकि हमें कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि उनमें उस कोई प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन है हमारे सामने भी, किसको सेलेक्ट किया जाए, किस बैट्समैन को सेलेक्ट किया जाए, किस स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाए, किस टीचर को सेलेक्ट किया जाए। तो उस इस सिलेक्शन की प्रॉब्लम का एक कंक्लूजन भी निकालना हमको आना चाहिए। स्टेटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग अ कंक्लूजन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। ऐसे नहीं है कि स्टेटिस्टिक्स हम यूं ही कर रहे हैं, है ना। स्टेटिस्टिक्स लार्ज स्केल पे यूज हो रही है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, वो इसीलिए यूज हो रही है क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सिलेक्शन की, जैसे कुछ 10 डेटा है, उनको में से किसको सेलेक्ट करें, 10 बैट्समैन। तो उस प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन का एक कंक्लूजन निकालने के लिए अपने को उनको कंपेयर करना भी आना चाहिए। उसके लिए फॉर दिस वी विल मेक यूज ऑफ। अच्छा, एक और चीज है कि हम, सर हम वेरिएंस को ही क्यों नहीं कंपेयर कर लेते, हम वेरिएंस तो निकाल ही रहे हैं, तो हम उसी को कंपेयर करके कहते हैं कि हालांकि देखो मैंने एक सेट ऑफ ए डेटा है एंड बी डेटा है, ए डेटा का मैंने वेरिएंस निकाल लिया, बी डेटा का मैंने वेरिएंस निकाल लिया। तो वेरिएंस अगर इसका ज्यादा है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी ज्यादा आएगा, क्योंकि क्या है फॉर्मूला, क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। इसका वेरिएंस कम है तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कम आएगा। तो हम डायरेक्ट वेरिएंस से ही क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम उसको वापस फर्दर क्यों प्रोसेस कर रहे हैं एक स्टेप। उसका कारण ये भी है कि जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो बहुत ही स्लाइटली थोड़े से डेसिमल वैल्यू और थोड़े से क्लोज आते हैं, तो वो लेस कंपेरेबल है। जैसे मान लो एक आ गया 5.1925 और दूसरा है 5.18, तो बहुत ज्यादा 19-20 का फर्क हो जाता है, तो उसको परसेंटेज कैलकुलेशन में तो थोड़ा बड़ा डेटा अपने को एक्चुअल हाथ में लगता है, जिससे थोड़ा कंपेरिजन आसान हो जाता है। दूसरी चीज देखो, एक डेटा है दूसरा डेटा है, अगर दोनों का मीन सेम है तो फिर वेरिएंस से ही कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर लो, उनके वेरिएंस से ही आप कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों का मीन अलग अलग है तो फिर कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है, फिर इसीलिए दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना कंपलसरी बन जाता है, क्योंकि इसका इसके मीन से निकलेगा, इसका इसके मीन से निकलेगा, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस उस केस में निकालना कंपलसरी। फॉर दिस देखो नेक्स्ट, फॉर दिस
we proceed further and take our take our for this we proceed further and take our initiative of comparing variance or public standard deviation of comparing ऐसे लिखो of comparing the percentage calculation of वेरिएंस। वैसे अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालते हैं, लेकिन हाल फिलहाल अभी नोट्स के हिसाब से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन करीब करीब हम सीख भी चुके हैं, एक ही बात है। तो वेरिएंस और लगा दो चलो, और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा, टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा based on their mean, more sets of data based on their means, respective means, based on their respective means। अगर दो सेट्स ऑफ डेटा हैं तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, उनके अपने अपने मीन से निकलेगा, एक दूसरे के मीन से नहीं, है ना। सो फॉर्मूला लिखने वाले हैं अब अपन, दैट इज फाइनल फॉर्मूला इज कमिंग आउट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीवी। क्या लिखते हैं शॉर्ट में, सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और वी कैन से सीवी, सीवी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन। अब देखो एक्स लगा देता हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। इसको वो कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और चलते हैं फिर अपन एक्सरसाइज। अब देखो दो डेटा मिलेंगे ना जब, तो अपन अगर एक को एक्स माना तो दूसरा वेरिएबल क्या मानते हैं अपन, वाई। या ए और बी भी मान सकते हैं, या एक्स और वाई भी मान सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। चलो आ जाओ एक्सरसाइज पे, टेल मी द पेज नंबर। अच्छा हाँ, एक चीज और लिखो ना भाई, कंपैरिजन करेंगे कैसे, ठीक है। एंड एंड ये तो फॉर्मूला लगा देंगे, एंड कंपैरिजन क्राइटेरिया स्टेट्स दैट स्टेट्स दैट अभी जो अपन ने बताई थी, रफली बताई थी, उसको थोड़ा फेयरली भी तो बताओ। मोर सीवी, मोर सीवी इंप्लाइज, मोर सीवी का मतलब है, मोर सीवी का क्या मतलब है, मोर वेरिएशन। मोर सीवी इंप्लाइज मोर वेरिएशन या वेरिएबिलिटी, मोर वेरिएशन, वेरिएशन कह दो ऑब्लिक वेरिएबिलिटी कह दो,
ठीक है ना, implies implies less stability, implies less stability। तो फिर इसका उल्टा कर दो। लेस स्टेबिलिटी। ठीक है, और इसका उल्टा कर दूं, लेस सीवी, जिसका कम सीवी आया। कंपेयर करोगे ना भी किसका ज्यादा आया किसका कम आया, कई बार तो कम कुछ डेटा वो खुद दे देता है ना। चलो भी एक्सरसाइज पे चलेंगे तो उधर डिस्कस करेंगे, एक बार लिख लें इसको, लेस सीवी implies less implies less variation, less variation oblique variability, less variation oblique variability implies more stability, implies more stability। डन, लिख लिया। तो बेसिकली अपन चेक करेंगे कि क्वेश्चन स्टेबिलिटी का है या वेरिएबिलिटी का है। अगर वेरिएबिलिटी का है तो सीधे सीधे जिसका ज्यादा उसकी ज्यादा वेरिएबिलिटी, जिसका कम उसकी कम वेरिएबिलिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टेबिलिटी का है तो फिर उल्टा आंसर देना है, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन अगर आपने उल्टा दे दिया गलती से तो गलत हो जाएगा ना सारा मामला। पूरा इतनी तामझाम भी करी और फाइनल कंक्लूजन ही गलत दे दिया। उसने तो स्टेबिलिटी पूछी थी और हमने वेरिएबिलिटी के हिसाब से ए को जिता दिया, बी को हरा दिया। वो पूछेगा ए जीता कि बी जीता, तो वेरिएबिलिटी के हिसाब से अगर ए जीता है तो स्टेबिलिटी के हिसाब से बी जीतेगा, उल्टा होगा। ठीक है, चलिए। चलो, ये हो गया हमारा सेव, इसको ब्रैकेट क्लोज भी कर दो। इसको कर देते हैं क्लोज। तो पेज नंबर इस बताओ, एक्सरसाइज का पेज नंबर क्या है? 370। एक्सरसाइज नंबर 15.3। देखो, अब कुछ क्वेश्चंस तो हैं जिसमें डेटा आपको गिवन है, आपको पूरी टेबल को प्रोसेस करना है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रोसेस नहीं करना है, जैसे थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं करना है। फोर्थ में भी कुछ छोटा सा ही डेटा है ना, और कुछ क्वेश्चन में प्रोसेस करना है। तो अब देखो, अगर पूरा प्रोसेस करने का क्वेश्चन आएगा तो वो 5-6 नंबर का आएगा आराम से। 6 नंबर का है ना आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है फाइनल पेपर में 6 नंबर का बनता है ना, 11th क्लास में। अब आपका कुछ अलग सिस्टम वो फॉलो करते हैं तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा पूरा एक क्वेश्चन आएगा तो 5 या 6 नंबर का आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। ये लो वेरिएबिलिटी पूछिए, ए या फिर बी में से किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो अपने को क्या करना है, वेरिएशन निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और बस जिसके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा। देखो अगला क्वेश्चन मोर स्टेबिलिटी का गया। ठीक है ना। चलो, तो जो काम अपन पिछले एक्सरसाइजेस में कर रहे थे वो वही काम करना है, बस दो दो बार करना है। ठीक है, सो लेट से मार्क्स में यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मार्क्स, मार्क्स तो एक तरीके से क्लास इंटरवल हो जाएगी, कॉलम्स भी ज्यादा बनेंगे, कैलकुलेशन भी ज्यादा है थोड़ी सी। सो मार्क्स क्या क्या हैं, 10 to 20। 10 to 20, 22। वैसे प्रैक्टिस के हिसाब से ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है, बाकी है ना कॉन्सेप्ट बेसिस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा है नहीं। 30 to 40, 40 to 50, 52, 60, 62, 70, 72, 80। फाइन, नीचे टोटल आई जाएगा। ओके, हाँ जी। उसके बाद फिर ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। तो देखो ग्रुप ए को की भी फ्रीक्वेंट, ये ग्रुप ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब 10 से 20 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे 9 है, 20 से 30 मार्क्स स्कोर, मुझे दो क्लासेस है मान लो, क्लास 11th की दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो 10 से 20 नंबर स्कोर करने वाले 9 बच्चे हैं उसमें, 20 से 30 स्कोर करने वाले 17 बच्चे हैं, ऐसा करते करते हैं। और फिर ग्रुप बी में कुछ इस तरीके से है। ठीक है, समझ गए। सो अपने को फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी दो तरीके की निकल रही है।
तो क्या मार्क करूं मैं इसको, एफ आई, और नीचे लिख देता हूं ए, है ना। और फिर दूसरा एफ आई, और उसके नीचे लिख देता हूं, देखो आई थोड़ा सा नीचे जाएगा, बी उससे भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, टेल की टिप तो उसकी टेल की भी टेल है ना, एफ आई बी। ठीक है, तो बताते जाओ क्या क्या है। एफ आई ए की बात करूं तो 9, यस, यस, 40, 10 एंड 9। ठीक है, और एफ आई बी की बात करें तो 10, 20, 30, 25, 43, 15 एंड 7। चलो जी, अब टोटल देखो फ्रीक्वेंसी का तो हमेशा होता ही है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं, और दो है तो दोनों का होगा। तो जो होता है पता है उसको कर दो हैंड टू हैंड, ताकि एक काम तो खत्म हो। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन की वैल्यू हो जाएगी फॉर ए, और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर बी हो जाएगी। बस ऐसे ही हम चलेंगे आगे, है ना भाई, सेम टू सेम वही फॉर्मूले चलेंगे, बस ए और बी, एक्स और वाई ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, आपको ए और बी पसंद नहीं, आप एक्स और वाई भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलो जी टोटल करो, 9 और 7 16, और 2 18, और 3 21, 21 और 9 30, बचे 3, 3 और 1 4, 3 7 और 3 10, 10 और 4 14, और 1 15, 150 हो गया इसका टोटल। तो एन बी बताओ, 0 0 0 5 और 3 8 और 5 13 और 7 20, बचे 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, 14 और 1 15। अच्छा जी, सेम सेम है। देखो कुछ कुछ डेटा हो सकता है वो आपकी, आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहे तो सेम दे दो, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया बेटा। नाउ व्हाट, अब आप तो ऐसे मत मानो दो डेटा है, आप तो मानो एक ही डेटा है। आप एक बार इस एफ आई बी को छुपा दो, अब आपके सामने एक ही डेटा, क्या करते थे आगे। तो एक्स आई निकालना तो है, लेकिन दो डेटा के लिए निकालना है, समझ गए। तो एक काम करते हैं, इसको देखो एक्स आई, देखो इधर देखो, एक्स आई ए, फिर एक्स आई बी, लिखना भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और थोड़ा सा देखने वाले भी समझे क्या लिख के बैठिए, और फिर है ना थोड़ा हमारे लिए भी कंफ्यूजन है। तो एक काम करते हैं, जो ए के लिए होगा वो उसको हम मान लेंगे एक्स आई, जो बी के लिए होगा मान लेंगे वाई। लेकिन करने की जरूरत नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मार्क्स तो सेम है सबके लिए, मार्क्स तो सेम ही है। तो एक्स आई और वाई आई सेम है, बस फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। तो देखो डेटा वो कैसे कंपेयर करके दो दो डेटा को डिफरेंट कैसे बना रहा है, फ्रीक्वेंसी बेसिस पे बना रहा है, मार्क्स बेसिस पे बना ही नहीं रहा है। तो मार्क्स बेसिस पे जब बनाएगा तब अपन एक्स आई वाई आई लेंगे ना, अभी तो एक्स आई चलने दो, है ना। ना तो आपको एक्स आई ए लेना है ना एक्स आई बी लेना है, सिंपली एक्स आई लेना है। ठीक है चलो, तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालते हैं, 10 और 20 का 15, और फिर 10 10 का गैप है, तो 10 10 से हमारा एक क्लास इंटर ये एक्स आई क्लास मार्क बढ़ता जाएगा, 25, 35, बोलो आगे, चेंज कर दो। हाँ, फिर से बोलो, 15, फिर 25, 35, 45, 55, देन 65, एंड लास्ट में 75, और क्रॉस 25 कर लो, 70 और 80 का मिड पॉइंट 75 होता ही। चलो जी, एक्स आई भी हो गया, एफ आई भी होगा, मार्क्स भी होगी। नेक्स्ट चीज क्या निकालते हैं, बोलो बच्चे क्या? वाई आई, क्योंकि हमारा एक्स आई थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो हम वाई आई निकाल लेते हैं, अच्छी बात रहेगी, नहीं तो फिर इन सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अज्यूम मीन मानना पड़ेगा, अज्यूम मीन मानकर फिर क्या करना पड़ेगा, एच, तो एच तो 10 आएगा, पता है 10 10 का गैप है तो एच तो 10 आएगा। अज्यूम मीन किसको मानूं इसमें से बताओ, 45 को मान लूं। ठीक है, तो 45 को मैं अज्यूम मीन मान लेता हूँ। लेट्स से दिस इज अवर ए, दिस इज अवर ए। ठीक है, लिख भी लेते हैं, लेट ए बी 45, और एच मुझे पता है क्या आएगा, 10 आने वाला है। ठीक है, ओके, सो लेट्स फाइंड आउट वाई आई, विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ओके, सो 15 में से 45 गए तो -30, -30 को 10 से डिवाइड किया तो -3, -3। अच्छा मुझे बताओ आगे क्या होगा, पता है आपको क्या? -2, माइनस का, क्योंकि बराबर चल रहा है तो फिर बराबर चलता जाएगा, -2, -1 0 1 2 3, बट इट इज ऑलवेज सेफ टू चेक द लास्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चेक करो। तो 75 -45 30, 30 डिवाइड बाई 10 3। ठीक है चलो, वाई आई भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं बताओ, एफ आई वाई आई। तो अब एफ आई ए के हिसाब से भी निकलेगा और एफ आई बी के हिसाब से भी निकलेगा, ठीक है ना। चलो तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 1, जो चीज मुझे पता है दोनों के हिसाब से निकलनी है उसको दोनों कॉलम एक साथ ही बना दो, समझ गए, क्योंकि पता है निकलनी है आगे, आज नहीं तो कल निकलनी है। तो एफ आई ए इंटू वाई आई, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एफ आई बी इंटू वाई आई, यस। चलो तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 के साथ, 9 इंटू -3 तो होता है
9 इंटू -3 तो होता है -27, और 10 इंटू -3 होता है -30। फिर 17 इंटू -2 होता है -34, और 20 इंटू -2 क्या होता है -40। आप चाहो तो कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कंफ्यूजन हो रहा है तो कैसे भी कर लो। इधर -32, उधर -30, इधर दोनों जगह 0 0, 40 बन जा 40, 43 बन जा 43, 10 टू जा 20, 15 टू जा 30, 9 3 जा 27, और 7 3 जा 21। डन। इनका टोटल भी होगा पता है मुझे, है ना? तो होगा तो निकाल लूं। मैंने क्या कहा, जो पता है होगा उसको निकालने बोल के खत्म करो। सो टोटल निकालते हैं, देखो बेटा। तो नेगेटिव नेगेटिव जोड़ो पहले अलग से। देखो ये तो काट दो एज इट इज। -27 +27 दोनों जगह काउंट मत करना, ना इधर काउंट करना ना इधर काउंट करना, जो सेम सेम लिखे उसको हटाओ। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, 3 और 3 6, माइनस का 66, और इधर ये तो कट चुका है, प्लस का 60। तो कुल मिला के आंसर इस -6, -6 डालो यहाँ पे, -6। इधर आओ, इधर कुछ एज इट इज कट गया कि बिल्कुल 30 और -30 कट गया, तो -70 और 64, 3 और 1 4। हाँ, तो ये क्या जाएगा, ये भी -6। ये लो भैया, ये लो, आपके लिए काफी फायदा हो गया। सो दोनों सेम आ गया, काफी फायदा हो गया। अब कुछ कॉलम की और की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। अभी एक कॉलम की और पड़ती थी, जो वो दो है तो फिर दो और बनेगी। बताओ, FI XI निकालते थे तो फिर क्या निकालते थे इसके आगे? FI XI का स्क्वायर, मतलब YI था तो YI का स्क्वायर, है ना? तो वो भी दो निकलेगा, बी के ए के हिसाब से अलग निकलेगा और बी के हिसाब से अलग निकलेगा। तो दो ये लास्ट कॉलम चल रहा है बस हमारे, है ना, लास्ट 2 कॉलम्स। FI A YI का स्क्वायर, और फिर आ जाओ उसको नीचे ले आते हैं। हाँ, दूसरा क्या बताया? FI B YI का स्क्वायर। अच्छा, ये कॉलम बनाते कैसे थे हम? लास्ट 2 कॉलम्स का प्रोडक्ट कर लेते थे, है ना? तो इन दोनों का मत कर देना, मतलब ये दोनों तो डिफरेंट है, इन दोनों का और फिर इन दोनों का। तो -3 इंटू -27, 27 3 जा क्या होता है, 3 जा 21, 37 जा 21, 81 होता है। तो प्लस का 81, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा ना। -2 इंटू -34 68, देन 1 से करेंगे तो 32 ही रह जाएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, 22 जा भी 40 हो जाएगा, 27 3 जा भी अभी किया है ऊपर 81। ठीक है, इसका टोटल भी निकालना है। चलो पहले मल्टीप्लीकेशन का काम खत्म करते हैं। तो 30 इंटू -30 इंटू -3 प्लस का 90, इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं आएगा। माइनस का नहीं, प्लस का 80, देन प्लस का 30, ये 0 तो हो ही जाएगा। देन व्हाट, 1 इंटू 43, देन 60, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 63। चलो इन दोनों का टोटल निकालते हैं और फिर प्रोसेसिंग चालू करते हैं। अपनी कैलकुलेटर महोदय की सहायता लेनी पड़ेगी इसके बाद। एक बस को जैसे ही जोड़ लो, तो 8 और 1 9 और 2 11, और 1 12, 12 बचता है 1, 9 और 6 15, और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 8 34, 34, 342। ठीक है, इधर आओ। 3 और 3 6, 9 और 8 17, और 3 20, 20 और 4 24, और 6 24 और 6 30, 30 और 6 36। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर देखो स्क्रीन पे, एक बार देखो, दोनों का टोटल सेम, दोनों का ये वाला पार्ट सेम। तो इसका ये वाला पार्ट ज्यादा है तो 100% इसका वेरिएंस ले लो या स्टैंडर्ड डेविएशन जो ले लो, बी पार्ट का ज्यादा निकलेगा और स्टेबिलिटी इसकी कम निकलेगी। तो अगर केवल पूछा है तो आप बहुत सारी चीजों को शॉर्ट में कंपेयर करके कर सकते हो, लेकिन अगर उसने सिंपली कह दिया कि नहीं नहीं आप तो निकाल के बताओ पूरा, तो फिर निकालना है। बाकी यहाँ से हिंट मिल गया कि इसका ज्यादा निकलने वाला है। हाँ, इधर डिफरेंस होता है, इधर डिफरेंस होता है, फिर नहीं कह सकते थे, फिर तो परसेंटेज कैलकुलेशन पे पूरे के पूरे पे बेसिस होता है, एक एक एलिमेंट पे बेसिस होता है। अभी सब कुछ सेम है तो पूरा दारोमदार इन दो कॉलम पे था, तो इसका ये वाला कॉलम की टोटल ज्यादा है तो इसका वेरिएंस ज्यादा निकलेगा, स्टेबिलिटी कम निकलेगी। स्टार्ट करूं? सो आ जाओ। सबसे पहले तो मुझे वेरिएंस निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 चीजें है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज पे निकालूं, इधर ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा ना। तो देखो, ये तो आ जाओ, सबसे पहले तो वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। अच्छा सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन सीधे निकालो ना, क्यों निकाल रहे हैं वेरिएंस बताओ? शॉर्टकट मेथड में अपन पहले डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली ओनली। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या इसका नोटेशन होता है? इस तरीके का नोटेशन होता है ना, एक्स। तो अब एक्स मत डालो, सीधे ए डाल दो यहाँ पे ना, ए सिग्मा ए, और फिर उसको लिख दूंगा मैं सिग्मा बी।
ठीक है, तो सिग्मा ए कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बोलो, एच डिवाइडेड बाय एन रूट ऑफ, हाँ नहीं पहले एन, समेशन वाई आई का स्क्वायर, वाई आई का, ये फॉर्मूला है। चलो एच क्या निकाला अपन ने, 10 डिवाइडेड बाय एन कितना था 150, रूट एन कितना था 150, और समेशन एफ आई वाई आई, मतलब ए पार्ट के लिए तो मैं यहाँ ए लगा देता हूँ दोनों जगह, एफ आई, एफ आई ए, एफ आई चेंज था ना दोनों के लिए, वाई आई तो सेम था, और यहाँ पे एफ आई बी, नहीं यहाँ पे भी ए सॉरी, तो एफ आई ए वाई आई इसका स्क्वायर क्या निकला था पिछले पेज पे देखो, इसके सम का कैसे निकला था 342, देखो यही तो होगा 342। कंफ्यूज मत होना, डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत सारा है, तो ऐसा नहीं कि जहाँ जो चीज रखनी है वो नहीं रखें तो दिक्कत आ जाएगी। एफ आई वाई आई के सम का होल स्क्वायर तो -6 का होल स्क्वायर, यानी कि -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36, 30 -6 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा मैं होल स्क्वायर। थोड़ा सा काट दें इसको तो 0 से 0 खत्म, 1/15 बाहर, रूट ऑफ, मल्टीप्लाई कराओ, 0 15 2 30 रिमाइंडर 3, 15 4 60 एंड 3 63 रिमाइंडर 6, 15 1 50, 15 3 क्या कर दिया फिर से देखो, 15 2 30 रिमाइंडर 3, 15 4 63 6, 15 3 45 एंड 6 इज 51, माइनस माइनस इसका स्क्वायर इज 36, सो इट इज लाइक, करो माइनस, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, फिर 513 डिवाइडेड बाय इसका रूट, सॉरी इसका रूट डिवाइडेड बाय 15। अब मैं इसके रूट के लिए कैलकुलेटर महोदय की सहायता ले रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड। आपको अलाउड है क्या वैसे, स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स को अलाउड होता है कैलकुलेटर, उसमें इकोनॉमिक्स के पेपर में तो होगा, है ही नहीं। 51364, 51364 का रूट 226.63, 226.63 एक्स अप्रोक्स, और डिवाइडेड बाय 15 भी करना है अभी, है ना, तो वो भी मैं कैलकुलेटर से ही पूछ लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 15, 15.10, 2 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्स क्या आ रही है 15.10, और अभी और आगे प्रोसेस करना है ना, ये भी अप्रोक्स आई थी और ये भी अप्रोक्स है, दोनों वैल्यूज अप्रोक्स है, ठीक है। और अभी आगे क्या प्रोसेस करना है, ये तो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है ना बेटा, अभी इसका क्या निकालना है आपको, कोएफिशिएंट भी तो निकालना है ना, तो कोएफिशिएंट सी वी, सी वी और नीचे लगाओ ए, सी वी ए कैसे निकलेगा, है ना, ये निकालना सी वी ए। तो डेटा प्रोसेसिंग बहुत हाई लेवल पे है ना, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, तो क्या फॉर्मूला है बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अच्छा मीन तो निकाला ही नहीं, है ना, मीन, और मीन किसका, ए का, है ना, इनटू 100, तो इधर रफली निकाल लेता हूं, मीन फॉर ए कैसे निकलेगा, वही स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला जो चलता है, मीन फॉर ए कैसे निकलेगा, ए प्लस समेशन, बोलो आगे, एफ आई, एफ आई ए वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई ए इंटू एच, ठीक है, शायद मीन दोनों का सेम निकलेगा, देखते हैं अभी, तो ए कितना था, क्या 45, एफ आई वाई आई इसका सम कितना आया था, दोनों का सेम आया था शायद, है ना, देखो दोनों का सेम सेम आया था, -6 -6, ठीक है ना, तो मीन दोनों का सेम निकलेगा, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अच्छी बात हो गई। हाँ तो ये क्या है, -6 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई 150 इंटू इंटू 10, देखो तो केवल यही तो चीज होती है जो चेंज होती है, देखो यहाँ पे ये दोनों का सेम था, वैसे भी ये सेम था ये सेम था, तो ये भी सेम आया, इत्तेफाक से भी सेम आया, सो इट इज लाइक 45, ये 0 से 0 काट दो, 45 6 से भी ये कट जाएगा, 2 और नीचे क्या रह जाएगा 3, 2 जा 6 3 5 जा, तो -2/5 है ना, ठीक है, ये आएगा, काट दो एक बार, 0 0 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 2/5, 2/5 का मतलब होता है 0.4, तो 45 माइनस 0.4 विल गिव मी व्हाट 44.6, तो ये मीन आ गया दोनों के लिए, है ना, तो हम दोनों के लिए यूज कर लेंगे इसको, आ जाओ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना निकला 15.10 अप्रोक्स डिवाइडेड बाय 44.6 इंटू 100, ठीक है, आ जाइए कैलकुलेटर जी, यहां तक तो हम ऑलरेडी आ चुके थे, डिवाइडेड बाय क्या करना है इसको,
क्या आया मीन? 44.6 इंटू 100, सो 33.87 अप्रोक्स, 33.87 अप्रोक्स। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, फॉर्मूला दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, जस्ट प्रोसेस कर रहा हूं मैं। एच तो वही रहेगा, बताओ, एच तो वही रहेगा ना, क्या? 10/150, सेम। ठीक है, इनटू, अब 150 इनटू, लेकिन ये समेशन FI/BYI² हो जाएगा, एक की जगह क्या हो जाएगा, बी। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सेव टाइम। बी का सम कितना आया था? 366, 366 माइनस समेशन FI/BYI² आएगा, हालांकि एक ही जगह बी आएगा, लेकिन वो सेम आया था, लेकिन वो कैलकुलेशन वाइज सेम आया था, बाकी वो वहां पे चेंजेस है ना, फॉर्मूला में भी चेंजेस है। सो आप जब एग्जाम में लिखो तो दूसरा फॉर्मूला लिखना, एक ही जगह बी करके करना है ना। ठीक है, सो 1/15 अंदर मल्टीप्लाई करो, 0, 15×6 = 90, रिमाइंडर 9, 15×6 = 90, 9, 99, रिमाइंडर 9, 15×4 = 45 एंड 9 इज 54 माइनस 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 854, इसका रूट डिवाइडेड बाय 15। तो आ जाइए, 54864 का रूट चाहिए। क्या है? 54864 का रूट 234.23 अप्रोक्स, 234.23 डिवाइडेड बाय 15 अप्रोक्स। फाइन, कर दो, डिवाइडेड बाय 15 किया तो, इसी को कर देता हूँ आगे, डिवाइडेड बाय 15 किया तो इट इज 15.61 अप्रोक्स, 15.61, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है, देखो ना, मैंने कहा था ना इसका वेरिएशन स्लाइटली ज्यादा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में अभी स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। नाउ कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बी, फॉर्मूला विल बी सिग्मा बी डिवाइडेड बाय मीन भी बी का, हालांकि सेम है बट एक ही जगह बी तो डालना ही पड़ेगा, इनटू 100। तो ये तो आ गया था मेरा 15.61 अप्रोक्स, 15.61 अप्रोक्स, और वो मीन तो सेम था दोनों के लिए, है ना, ये पार्ट जो मीन का निकाला है ये दोनों के लिए सेम होगा, है ना। ठीक है, तो करो, ये सेम होगा, हाँ, डिवाइडेड बाय 44.6 इंटू 100। चलो जी, तो 15.61 तो वहां तक आएगा, तो डिवाइडेड बाय क्या था, 44.6 इंटू 100, 35.01, फाइनली 35.01 अप्रोक्स। हाँ, कम कैसे निकला? तो कम निकल गया, पहले वाले से कम कैसे निकल सकता है? उसने कुछ गलती करी है। 15.10, पिछले का 33.87 आया था ना अप्रोक्स, तो पिछले वाले में गलती करी है, अभी वाले में गलती करी है, क्योंकि कम कैसे निकल सकता है जब उसका वेरिएशन ज्यादा है तो। देखो, इसका तो था 15.10 था स्टैंडर्ड डेविएशन, 15.110, वन ही डाल देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या, 0.6 इंटू 100। तो इसका तो 33.85 निकाला है क्या हमने, देखो 33.87 अप्रोक्स, ठीक है, इसका तो सही निकाला है, तो दूसरे का गलत निकाला है। दूसरे का क्या आया था? 15.61, 15.61 डिवाइडेड बाय 44.6 इंटू 100, तो एग्जैक्टली 35 निकला है इसका, तो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, था तो सही तो है। अरे 33 और 35 ये ज्यादा है ना, हम इसको 33 रीड कर रहे हैं, 33 इसलिए सही है फिर तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35.01 अप्रोक्स। सो चेक इट आउट कि वेरिएशन किसका ज्यादा निकला है, बी का, और हमसे वेरिएबिलिटी पूछी थी या स्टेबिलिटी पूछी थी, वेरिएबिलिटी। तो फाइनल कंक्लूजन इज, सो वी कैन कंक्लूड दैट, सो वी कैन कंक्लूड दैट, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है ना उसी लैंग्वेज में आंसर देना होता है। किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा था, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, वी कैन कंक्लूड दैट ग्रुप बी, है ना, ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल देन ग्रुप ए। बस वहां उससे पहले ऊपर ये लिख देना, हेयर, हेयर सीवी
of B is greater than CV of A. CV of B is greater than CV of A. So we can conclude that group B is more variable than group A. और अगर स्टेबिलिटी पूछता तो उल्टा कर देता, ग्रुप ए इज मोर स्टेबल देन ग्रुप। डन। तो एक क्वेश्चन में सब कुछ कर दिया अपन ने, बाकी पांचों क्वेश्चन में यही का यही करना है, प्रैक्टिस सेशन है जो कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड